अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने न्यू 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट टॉपिक हमने उसका पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट उसका टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं वेव की, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होती क्या है? व्हेन अ वेव इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती है, लाइक दैट, जैसे ये आपको डायग्राम नजर आ रही है कि लाइट आ रही है या कोई भी वेव है, वो कोई वाटर वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, लाइट वेव हो सकती है। तो ये आ रही है हवा में से, आप देख सकते हैं कि एयर में से आ रही है और नीचे कोई एक मीडियम पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आके ये फॉल करती है। लेट्स सपोज आप मिरर समझ लें, तो उससे टकरा के ये वापस दोबारा एयर के अंदर ही चली जाती है। एक जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये फिनोमेना होता है वेव का जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज होती है जो कि इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, कि जिस एंगल के ऊपर वेव इंसिडेंट कर रही होती है, सरफेस के ऊपर टकरा रही होती है सरफेस से, सेम उसी एंगल से वो वापस भी जाती है। तो हम कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस टर्म को हम नाम देते होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेव की प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन। के रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन से पहले ये एक टॉपिक है वेव इक्वेशन का। चलें इसे मैं बाद में आपको समझाता हूं, पहले रिफ्रैक्शन हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन अ वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर of different depth or density, it changes its speed and direction. This is called refraction. कि जब भी कोई एक वेव है वो अपने मीडियम को चेंज करती है, मिसाल के तौर पे कम डेंसिटी वाले या कम डेप्थ वाले वाटर से वो जाती है ज्यादा डेप्थ वाले वाटर में, या ज्यादा डेप्थ वाले वाटर से वो आती है कम डेप्थ वाले वाटर में, तो वो अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और इस फिनोमेना को हम नाम देते होते हैं रिफ्रैक्शन का। मिसाल के तौर पे व्हेन अ वेव फ्रॉम डीप वाटर एंटर इनटू अ शैलो वाटर इट स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस चीज को हम बेंडिंग ऑफ वेव को नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वेव की। और इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसमें वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, स्पीड आपके पास जो होती है इसकी वो भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये याद रखिएगा। स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव चेंज नहीं होती। ये हमारे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव, दैट इज नाउन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब ये डायफ्रैक्शन क्या होती है? इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल और थ्रू अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। किसी वेव का किसी ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर के अराउंड मुड़ जाना, बेंड हो जाना, उसको हम डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस तरह से अंदाजा लगा लें कि आप अगर पानी की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनके रास्ते में कोई एक ऑब्स्टेकल्स रख दें, कोई भी कोई पत्थर रख दें, कोई ईंट रख दें, कुछ भी ऐसी ऑब्स्टेकल्स जो रुकावट बने पानी के फ्लो में, तो आप देखेंगे कि पानी पीछे से फ्लो करता हुआ ना उस ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाएगा और उससे आगे वाली जगह को भी घेर लेगा। इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये आपको डायग्राम नजर भी आ रहा होगा कि ये डिफ्रैक्शन किस तरह से होती है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव के लिए ना एक कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है कि उसके लिए आपके पास ये जो ऑब्स्टेकल है, ये जो स्लिट जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसमें जो गैप है ना वो कम से कम
वाटर की जो वेव है उसकी वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, तब डिफ्रैक्शन होगी। अगर गैप बड़ा होगा, वेव छोटी होगी, तो वेव तो आराम से पास दरमियान में से गुजर जाएगी, वो तो उसके साथ स्ट्राइक ही नहीं करेगी ऑब्स्टेकल के साथ, ना फिर डिफ्रैक्शन होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी वेव्स के बारे में। अब मैं आ जाता हूं दोबारा उसी टॉपिक पे जो हमने वेव इक्वेशन का बोला हुआ था कि वेव इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूफ ये आता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। अब आपने कैसे इसको ड्राइव करना है, हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास के अंदर कि जो स्पीड है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो मैंने लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, वहां से s को आप एक साइड पे रहने दें, t उधर जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू वी टी। और अब यहाँ पे s डिस्टेंस है, वेव की टर्म के अंदर हमारे पास डिस्टेंस होता है लैम्डा। सो जहां पे s है वहां पे मैं लैम्डा लगा दूं तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमने चूंकि फाइंड करनी है वेव इक्वेशन, तो उसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पीड को एक साइड पर रहने देते हैं v को, और जो t है ना उसको मैं लैम्डा के नीचे डिवाइड करवा देता हूं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब ये जो लैम्डा वाली इक्वेशन है लैम्डा ओवर टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टी, कोई इक्वेशन में इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये जो वन बाय टाइम है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि वन बाय टी इक्वल होता है एफ के, तो जहां पे वन बाय टी है वहां पे एफ पुट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। सो टोटल ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास बन गई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। यहाँ पे मैंने एक साइड पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे v जो है ये स्पीड है, s डिस्टेंस है, t टाइम है, लैम्डा वेव लेंथ है, f फ्रीक्वेंसी है, और साथ उनके यूनिट्स भी हैं। तो ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन। अब इसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं एमसीक्यूज जो इसके रेलिवेंट टू द टॉपिक है। उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेव इक्वेशन। आपने अभी मैंने वेव इक्वेशन का आपको बताया, आपने ये बताना है कि वेव इक्वेशन कौन सी करेक्ट है। तो आंसर है हमारे पास सी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सेकंड है व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम डीप वाटर इनटू अ शैलो वाटर व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड। जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव एंटर होती है तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्पीड बेटा डिक्रीज हो जाती है। थर्ड है इन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव विच लॉ इज ऑलवेज फॉलोड। लॉ, वेव्स की रिफ्लेक्शन के अंदर कौन सा लॉ फॉलो करते हैं हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, और वो होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमने पहले टॉपिक हमारे पास यही था, तो ये हमने पढ़ा है। एंड लास्ट हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यूज है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज मोर प्रोमिनेंट व्हेन। डिफ्रैक्शन कब प्रोमिनेंट होती है, जब स्लिट साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, जब कम अज कम जो स्लिट का साइज है वो वेवलेंथ के इक्वल हो, बराबर हो, कंपेरेबल हो, ये कंडीशन है फॉर डिफ्रैक्शन। और लास्ट एमसीक्यूज है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, कि जब रिफ्रैक्शन होती है वेव्स की तो उसके दौरान तो उसके दौरान कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको बेटा बताया भी है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, जबकि v और लैम्डा दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी इसमें वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, अगर लॉन्ग में है तो आप इस सारे टॉपिक को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 न्यू 10th फिजिक्स का। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।